हम जो पाचन की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं तो अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें हमने आमाशय तक का पाचन पढ़ लिया था कि आमाशय तक भोजन का पाचन कैसे होता है और आमाशय में कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारी छोटी आंत होती है, आमाशय के बाद जो हमारा अगला अंग होता है आहार नाल का, वो होता है छोटी आंत। तो हम छोटी आंत में देखेंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है, छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और किस प्रकार से उसमें पाचन की प्रक्रिया होती है, तो वो यहाँ पे हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो मुख गुहा से। तो हमने पहले आपको बताया हुआ था जब हमने मुख गुहा में जो पाचन की प्रक्रिया पढ़ी थी कि उसमें एक टायलिन नामक एक एंजाइम होता है जो हमारे भोजन में आए हुए कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट की पाचन की प्रक्रिया होती है वो हमारी मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। तो मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है तथा प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय से प्रारंभ होता है, क्योंकि प्रोटीन को पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो हमारे आमाशय से प्रारंभ हो जाते हैं। माने आमाशय में पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। मुख गुहा में केवल टायलिन एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को पचाता है। तो यहाँ पे हम छोटी आंत में पढ़ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख गुहा से तथा प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। मुख्य रूप से जो पाचन की क्रिया होती है वो छोटी आंत से ही प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो पाचन की जो मुख्य क्रिया होती है वो हमारी छोटी आंत से ही प्रारंभ होती है। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर मुख गुहा में भी पाचन हुआ है। तो जो मुख गुहा में जो पाचन होता है वो आंशिक रूप से पाचन होता है, यानी कि छोटी आंत से ही पाचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्रारंभ होती है। आमाशय में भी पाचन हुआ है, मुख गुहा में भी पाचन हुआ है। तो यहाँ पे जो भोजन का पाचन होता है वो आंशिक रूप से होता है, माने भोजन का कुछ भाग वहाँ पे पचता है, लेकिन भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी पाचन हमारा मुख गुहा में भी हुआ है, आमाशय में भी हुआ है, लेकिन वहाँ पे आंशिक पाचन होता है और पूर्ण पाचन हमारा छोटी आंत में ही होता है। मुख्य रूप से जो पाचन की क्रिया होती है वो छोटी आंत से प्रारंभ होती है। छोटी आंत का जो अग्रभाग होता है वो क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। माने छोटी आंत के भी कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी होता है, फिर जीजुनम होता है और एक होता है इलियम, यानी पहले को ग्रहणी बोलते हैं। पहले भाग कुछ छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहले को ग्रहणी, दूसरे भाग को बोलते हैं मध्यांत्र यानी जीजुनम, और तीसरे भाग को बोलते हैं इलियम यानी शेषांत्र। तो 3 भाग होते हैं। तो छोटी आंत का जो अग्रभाग होता है, ठीक है, जो आमाशय से जुड़ा हुआ होता है उसको हम ग्रहणी बोलते हैं। तो ग्रहणी में आकर के 2 प्रकार के पाचक रस मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो छोटी आंत का जो अग्रभाग है हमारा कौन सा भाग है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ग्रहणी कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ग्रहणी है। उस ग्रहणी में 2 प्रकार के पाचक रस मिलते हैं। एक तो क्या होता है, यकृत से कौन सा आता है हमारा? पित्तरस आता है। ठीक है, और अग्नाशय से आता है क्या? अग्नाशयी रस। तो ये दोनों रस आकर के क्या है? ग्रहणी में आते हैं और वो भोजन में अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आमाशय तक जो भोजन का माध्यम होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि उसमें HCl होता है, तो अम्लीय होता है। लेकिन जैसे ही छोटी आंत में प्रारंभ होता है आना, जैसे ही छोटी आंत में भोजन आता है तो वहाँ पर क्या होता है? पित्तरस और अग्नाशयी रस मिल करके उसके माध्यम को चेंज कर देते हैं, यानी क्षारीय कर देते हैं। क्योंकि आगे के जो एंजाइम होते हैं
वो क्षारीय माध्यम में काम करते हैं, इसलिए भोजन का क्षारीय होना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए पित्तरस और अग्नाशी रस आकर के उसमें क्या है, उसके माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बना देते हैं, और जो पित्तरस और अग्नाशी रस होते हैं उसमें जो पाचक एंजाइम होते हैं वो अपनी क्रिया करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि पित्त रस जो निकलता है वो हमारे शरीर के किस अंग से निकलता है। तो जो पित्त रस निकलता है वो यकृत से निकलता है। ठीक है, यकृत से पित्त रस निकलता है। लेकिन पित्ताशय एक छोटी सी एक भाग होता है यकृत के पास, पित्ताशय कहते हैं उसको। तो पित्ताशय में वो क्या होता है, एकत्रित होता है, और पित्ताशय से एक नली निकलती है जिसको बोलते हैं पित्त नली बोलते हैं। तो पित्त नली के द्वारा जो पित्त रस होता है वो ग्रहणी में आकर के मिल जाता है, और उसी समय क्या होता है, अग्नाशय से भी एक रस निकलता है जिसको हम बोलते हैं अग्नाशयिक रस बोलते हैं। तो वो भी आकर के क्या होता है, ग्रहणी में मिल जाता है। और ये दोनों क्या होते हैं, भोजन के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले पित्त रस क्या होता है। तो पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि अभी हमने बताया है कि आमाशय तक जो भोजन का माध्यम होता है वो अम्लीय होता है। तो पित्त रस क्या करता है, ग्रहणी में आकर के और भोजन के माध्यम को चेंज कर देता है, यानी क्षारीय, क्योंकि ये क्षारीय होता है। और इसका पीएच मान क्या होता है, 7.7। ठीक है, तो आपको पता होता है कि जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसका जो माध्यम होता है वो क्षारीय होता है। अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, यदि 7 होता है तो वो उदासीन होता है, ना अम्लीय होता ना क्षारीय। तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है, यानी इसका माध्यम क्षारीय होता है। पित्त रस का मुख्य कार्य होता है वसा का इमल्सीकरण करना। वसा का क्या करना है, इमल्सीकरण करना, तथा आमाशय से प्राप्त भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बनाना है। तो ये इसके दो मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। एक तो वसा का इमल्सीकरण, जिसके कारण वसा जो होती है वो आगे आसानी से पच सके। दूसरा काम होता है कि जो आमाशय से भोजन प्राप्त हो रहा है उसके माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बनाना है। रंग जो इसका होता है, पित्त रस का जो रंग होता है वो हल्का और पीला होता है। वो उनमें वर्णक होते हैं, कुछ वर्णक होते हैं जिनको हम बोलते हैं पित्त वर्णक। एक होता है वर्णक बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्णन। तो इन दोनों वर्णकों के कारण ही क्या है, पित्त रस का जो रंग होता है वो हल्का और पीला होता है। तो ये आपको वर्णक याद रखना है, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, पूछे जाते हैं कि पित्त रस में ऐसे कौन से वर्णक होते हैं जिसके कारण इसका रंग हल्का और पीला होता है। तो एक होता है बिलीरुबिन होता है और एक बिलीवर्णन होता है। ठीक है, मल का भी जो हल्का पीला रंग होता है मल का, वो भी पित्त वर्णक के कारण ही होता है। तो ये हो गया क्या, पित्त रस। ठीक, तो पित्त रस निकलता है यकृत से और पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है और पित्त नली के द्वारा ग्रहणी में आकर के मिलता है, जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। इसके बाद एक और पाचक रस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। तो अग्नाशयी रस क्या है, अग्नाशय से निकलता है। इसका भी माध्यम क्या होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान होता है वो 7.5 से 8.2 तक होता है। माने 7.5 भी हो सकता है, 8.2 भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो क्षारीय है इसका जो पीएच मान है वो 7.5 से 8.2 तक हो सकता है। और जो अग्नाशयी रस होता है उसमें 96% जो होता है वो जल होता है, यानी जल की मात्रा इसमें 96% है। शेष मतलब 4% जो बचता है उसमें क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं और अन्य खनिज लवण होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ जो पाचक एंजाइम होती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटीन को पचाने वाले कुछ एंजाइम होते हैं। तो प्रोटीन को पचाने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं, एक तो है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो
सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो ट्रेप्सिनोजन के रूप में अग्नाशी रस में पाया जाता है। तो जी आपको याद रख लेना है कि जो ट्रिप्सिन होता है वो सबसे पहले किस रूप में होता है, ट्रेप्सिनोजन। और ट्रेप्सिनोजन एक क्या है, निष्क्रिय रूप है। क्या है, निष्क्रिय रूप है। एक होता है एंजाइम कौन सा, एंटीरोकाइनेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, ट्रेप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है। अब ट्रिप्सिन क्या हो गया है, सक्रिय रूप हो गया है। क्या हो गया है, सक्रिय रूप हो जाता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो कौन सा हो गया, प्रोटीन। तो क्या करेगा, ट्रिप्सिन इसको पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। मतलब प्रोटीन की जो सरल इकाई है अभी पेप्टॉन्स है और पॉलीपेप्टाइड्स। अभी इसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, अभी इस पे और काम होगा। और इसका जो एक अवयव होता है, एक लक इकाई होती है जिसको हम कह सकते हैं, वो अमीनो अम्ल होती है। तो अभी पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टॉन पर भी कुछ एंजाइम काम करेंगे और उसको अमीनो अम्लों में तोड़ेंगे। तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन किस में तोड़ता है, पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में। तो याद रखना है, प्रोटीन का जो पाचन करते हैं वो ट्रिप्सिन एंजाइम और काइमोट्रिप्सिन करते हैं। और जो ट्रिप्सिन होता है वो ट्रेप्सिनोजन के रूप में अग्नाशी रस में पाया जाता है। और एंटीरोकाइनेज जो एंजाइम होता है उसको ट्रिप्सिन में बदलता है। फिर ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। तो इसके लिए आप पहले अच्छे से नोट कर लें। और ये क्या हो रहा है, हमारी छोटी आंत में हम पाचन की क्रिया को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रहणी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रहणी में आकर के दो पाचक रस मिलते हैं, एक तो पित्त रस मिलता है और एक अग्नाशयी रस मिलता है। तो इसके बाद पाचन है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वसा का पाचन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लें, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम पढ़ेंगे कि छोटी आंत में और कैसे पाचन की प्रक्रिया होती है। तो अभी हमने बताया था कि प्रोटीन को पचाने वाले दो प्रकार के एंजाइम होती है छोटी आंत में। एक तो होता है ट्रिप्सिन, एक होता है काइमोट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता था। और यहाँ पर प्रोटीन को काइमोट्रिप्सिन भी क्या कर रहा है, पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। अब इसके बाद एक और एंजाइम होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये क्या करता है, इन दोनों को क्या करता है, अमीनो अम्लों में तोड़ता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन हमारा पूर्ण हो गया, क्योंकि अमीनो अम्ल, जब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल जाते हैं तब कहीं जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। तो उसकी इकाई, अगर हम कहें कि प्रोटीन की इकाई क्या कहलानी, तो वो अमीनो अम्ल कहलाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन को ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन किस में तोड़ता है, पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है। इन दोनों को एक एंजाइम और होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम होता है, वो अमीनो अम्लों में तोड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। इसके बाद आता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में कैसे होता है। तो उसको पचाने वाला एक एंजाइम होता है क्या, एमाइलेज। तो एमाइलेज नामक एंजाइम जो होता है वो छोटी आंत में पाया जाता है, जो अग्नाशयी रस से निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये करता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमारा मंड या स्टार्च के रूप में भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मंड या स्टार्च के रूप में होता है, प्लस जल। और इस पे एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एमाइलेज, लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, मंड स्टार्च को माल्टोज में बदल देता हो। माल्टोज क्या है हमारा, अभी डाइसैकेराइड है। अभी इससे क्या होगा, अभी मोनोसैकेराइड बनेंगे, क्योंकि अभी जी केवल डाइसैकेराइड बना है जो माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो जी कौन करता है,
एमाइलेज करता है। इसके बाद आता है वसा का पाचन। तो वसा का पाचन जो होता है वो लाइपेज या इसी को बोलते हैं स्टीएप्सिन भी बोलते हैं। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है लाइपेज या इसी को बोलते हैं स्टीएप्सिन बोलते हैं। तो इमल्सीकृत वसा, जो अभी हमारा जो पितरस ने क्या किया था, वसा को इमल्सीकृत किया हुआ था, उसको वसी अम्ल में तोड़ने का काम कौन करता है? लाइपेज एंजाइम या इसी को बोलते हैं स्टीएप्सिन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टीएप्सिन, ठीक है जी। एंजाइम क्या करते हैं, इसको वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा वसा का पाचन पूर्ण होता है। लेकिन अभी कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी डाइसैकेराइड, अभी ये मोनोसेकेराइड में टूटेगी, तो अभी पाचन की क्रिया और आगे होगी। फिर आता है इमल्सीकृत वसा। तो वसा का पाचन लाइपेज करता है, स्टीएप्सिन, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। फिर एक और होता है न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम होता है न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज तो जी क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिएज एंजाइम, न्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है, इसको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। अभी इसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, अभी न्यूक्लियोटाइड क्या टूटता है, न्यूक्लियोसाइड में टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड और आगे टूटेगा, ठीक है। तो अभी इसका आंशिक पाचन हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट का भी आंशिक पाचन हुआ है और न्यूक्लिक अम्ल का। तो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम है एमाइलेज है, ठीक है। वसा को पचाने वाला लाइपेज या स्टीएप्सिन होता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल को पचाने वाला एंजाइम न्यूक्लिएज होता है। तो चलो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए इनमें से क्या है, आपके लिए वैकल्पिक प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से प्रोटीन को पाचन करने वाला कौन सा एंजाइम है, वसा को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला कौन सा एंजाइम। तो ये एंजाइम आपको याद रखने हैं और जी तोड़ करके उसको किस फॉर्म में बदल देते हैं, तो जी आपको उसके फॉर्म भी याद रखनी है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए जो हमारी छोटी आंत होती है, तो उसमें क्या होता है कि छोटी आंत में क्या होती है कि लिवर कोहन की दरारें पाई जाती हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं एक विशेष प्रकार की क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं लिवर कोहन की दरारें। और उनसे क्या होता है, एक पाचक रस निकलता है, जिसको बोलते हैं हम आंत्रिय रस बोलते हैं। तो हमारा जो आंतरिक रस होता है वो हमारी आंत से ही निकलता है, लेकिन जो छोटी आंत होती हैं उसमें लिवर कोहन की दरारें पाई जाती हैं। यानी एक विशेष प्रकार की हम कोशिकाएं कह सकते हैं उनको। तो लिवर कोहन की क्या होती है, छोटी आंत में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम लिवर कोहन की दरारें कहते हैं। और उनसे क्या होता है, एक पाचक रस निकलता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक रस कहा जाता है, ठीक है, का स्रावण करती हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा आंतरिक रस है उसमें कौन कौन से पाचक एंजाइम होते हैं और वह आंतरिक जो रस होता है भोजन को आगे कैसे पाचन की क्रिया को आगे बढ़ाता है। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा आंतरिक रस होता है उसका जो पीएच मान होता है वो पीएच मान तो होता है आपका 7.8 से 8.3 तक होता है। और इसका जो क्षारीय माध्यम होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो आमाशय तक जो पाचन होता था वो अम्लीय माध्यम में होता था, लेकिन आमाशय के बाद जो छोटी आंत लग जाती है तो छोटी आंत में जो पाचन की क्रिया होती है वो क्षारीय माध्यम होती है। तो पित्तरस वहाँ क्षारीय बना देता है। इसके बाद छोटी आंत में एक और रस निकलता है आंतरिक रस। तो ये भी क्या है, इसका भी माध्यम क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ये भी भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। तो इसका माध्यम क्या है, क्षारीय होता है। जो पीएच मान होता है वो 7.8 से 8.3 तक होता है। इसे हम एक नाम और से जानते हैं, माने आंतरिक रस का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं
सक्कस एंटेरिकस भी कहती है। तो जी आपको यह नाम याद रखना है कि आंतरीय रस का एक नाम होता है सक्कस एंटेरिकस होता है। अब इसका काम क्या होता है, इसके पाचक एंजाइम जो होते हैं वो अर्धपाचित, मतलब अभी तक जो पाचन हुआ है, आमाशय तक जो पाचन हुआ है वो आंशिक पाचन हुआ है। तो यहाँ पे जो आंशिक माने आधा पाचन हुआ है, तो जी अर्धपचित भोजन पर निम्न प्रकार से क्रिया करता है। तो इसमें जो एंजाइम होते हैं वो हमारे जो ग्रहणी में वो पाचन हुआ है, ठीक है, आमाशय में जो पाचन हुआ है वहाँ पे भोजन का जो आंशिक पाचन हुआ, जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा किस में टूटा है, डाइसैकेराइड में टूट गया था, प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड में टूटा है। तो अब यहाँ पे जो हमारे अर्धपचित भोजन हैं उनका यहाँ पर पूर्ण पाचन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट में है जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज का दूसरा नाम होता है साधारण भाषा में हम इसको गन्ने की शर्करा कहते हैं, यानी कि गन्ने में जो शुगर होती है उसको हम सुक्रोज कहते हैं। तो सुक्रोज को कहते हैं गन्ने की शर्करा बोलते हैं। और सुक्रोज को कौन सा एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, माने सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारी क्या हो गई, ये मोनोसैकेराइड है, जबकि सुक्रोज जो है वो हमारा डाइसैकेराइड है। तो यहाँ पे डाइसैकेराइड को क्या होता है, मोनोसैकेराइड। तो सुक्रोज में एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु होता है। तो हमारा सुक्रेज जो एंजाइम होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। और एंजाइम कौन सा है आपका, सुक्रेज है। तो जी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है लैक्टोज। तो लैक्टोज जो होता है उसको हम दूध की शर्करा बोलते हैं। लैक्टोज को क्या बोलते हैं हम, दूध की शर्करा बोलते हैं, माने दूध में जो शर्करा होती है उसको हम लैक्टोज कहते हैं। तो कौन सा एंजाइम आएगा, लैक्टेज, माने उसी के नाम के आधार पर उसके नाम है। लैक्टोज को पाचन कौन करेगा, लैक्टेज एंजाइम। और लैक्टोज क्या कहेगा, एक ग्लूकोज का अणु बनाएगा और एक बनाता है गैलेक्टोज का अणु बनाता है। तो आपको याद रखना है कि लैक्टोज को हम दूध की शर्करा कहते हैं, लैक्टेज जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। इसके बाद अगला हमारा जो डाइसैकेराइड होता है वो होता है माल्टोज। तो माल्टोज को हम बोलते हैं माल्ट शर्करा। माल्ट शर्करा मतलब होता है कि जो हमारे अनाज होते हैं, अनाजों में जो शर्करा पाई जाती है वो हमारी क्या है, माल्टोज शर्करा होती है। अनाज जो है, चावल है, गेहूं है, तो इनमें जो शर्करा होती है वो कौन सी शर्करा होती है, माल्टोज शर्करा होती है। और इसको हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। और इस पे कौन सा एंजाइम करता है, माल्टेज एंजाइम काम करता है। तो माल्टोज दो ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाता है। तो याद रखना है, माल्टोज जो है उसको माल्ट शुगर कहते हैं। माल्टेज एंजाइम इसका पाचन करता है जिससे यह ग्लूकोज के दो अणुओं में टूट जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टोज जिसको हम दूध की शर्करा कहते हैं, लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। इसके बाद आता है माल्टोज जिसको माल्ट शुगर कहते हैं, माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। जी यहाँ पर जो लिखी है जी डाइसैकेराइड है, और जो ये यहाँ पर है जी हमारी मोनोसैकेराइड, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो आंतरीय रस में है उसमें वसा को पचाने वाले कौन से एंजाइम होता है। तो एक एंजाइम होता है आंतरीय लाइपेज एंजाइम होता है। जैसे जठर लाइपेज होता है ऐसे ही क्या होता है, आंतरीय लाइपेज है। लाइपेज तो लाइपेज ही है लेकिन ये आंत से निकलता है इसलिए उसको बोलते हैं आंतरीय लाइपेज बोलते हैं। और ये वसा को क्या करता है, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देती हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो एक बार में ही पूर्ण रूप से पच जाती हैं, लेकिन कुछ भोज्य पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं जिनका मतलब पूर्ण पाचन बहुत देर में होता है। तो जो वसा होती है उसका पाचन बहुत देर में होता है, इसलिए ये छोटी आंत तक इसका पाचन होता है। कुछ
आमाशय में भी आपने देखा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन को कौन करता है, एरेप्सन क्या करता है। तो वो जो पॉलीपेप्टाइड टूटा था, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड को काय में तोड़ दिया जाता है, अमीनो अम्लों में तोड़ दिया जाता है। तो जी याद रखना है अपचित भोजन, ठीक है, जैसे ट्रिप्सिन था, पेप्सिन था, तो वो क्या कर रहा था, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ रहा था। अब पॉलीपेप्टाइड भी टूटेगा क्योंकि प्रोटीन की जो एक लाख इकाई होती है या एक जो होती है एक लाख इकाई, उसको हम बोलते हैं अमीनो अम्ल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा शरीर क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना है बहुत सारी, ऐसी बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन का जब पूर्ण रूप से पाचन होता है तो अमीनो अम्ल बनते हैं। तो एरेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। फिर इसके बाद आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का पाचन कैसे होता है, तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको न्यूक्लियोटाइड को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होता है। वो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट में तोड़ता है। आपको पता होना चाहिए, जब न्यूक्लिक अम्ल पढ़ते हैं हम, तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो जो डीएनए आरएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बने होते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, फास्फेट, नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा, 3 चीज़ों से। तो जब न्यूक्लियोटाइड टूटता है तो पहले क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट बनाता है। जब न्यूक्लियोसाइड टूटता है, देखो न्यूक्लियोसाइड, तो कौन सा एंजाइम काम करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। तो ये नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा में टूट जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारी ये छोटी आंत होती है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अपचित भोजन होता है वो हमारी बड़ी आंत में जाता है। तो वहाँ की क्रिया हम वहाँ देखेंगे। तो पहले इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए। एंजाइमों को आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि विकल्पों में पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सा एंजाइम किस भोजन को का पाचन करता है। तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए इसको नोट कर लें। अब देखेंगे हम अगला जो प्रक्रम होता है भोजन का अवशोषण। अभी तक हम आपको बता चुके हैं कि एक तो होता है भोजन का अंतःग्रहण, पहला था, दूसरा था क्या, पाचन। तो पाचन हम बता चुके हैं कि पाचन आपका कहाँ कहाँ होता है। मुख गुहा में पाचन कैसे होता है, आमाशय में पाचन कैसे होता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो छोटी आंत तक भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, और छोटी आंत में ही क्या होती है, अवशोषण की क्रिया भी होती है। तो अवशोषण की जो क्रिया है वो हम अगला चरण हम देखेंगे कि तीसरा जो हमारे पोषण की जो अगली प्रक्रिया है वो भोजन का क्या है, अवशोषण है। तो पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर के छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, हम अवशोषण कहते हैं। तो अवशोषण का मतलब ये होता है कि जैसे ही हमारी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, तो छोटी आंत की जो भित्तियाँ होती हैं, उनकी दीवारों में जो भित्तियाँ होती हैं, उन भित्तियों में रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं। तो रुधिर वाहिनियों के माध्यम से क्या होता है, वहाँ से जो पचित भोजन है उनका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। और उस अवशोषित भोजन को, यानी जो पच चुका है भोजन हमारे शरीर में छोटी आंत में, तो उस पचित भोजन को रुधिर वाहिनियाँ क्या है, रुधिर के माध्यम से उसको विभिन्न अंगों में पहुंचा देती हैं। जहां पर जिस भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, रुधिर के माध्यम से भोजन हमारा वहाँ पहुँच जाता है। तो जी हमारा अवशोषण होता है। तो अवशोषण भी हमारा छोटी आंत में ही होता है जी, आपको ध्यान रखना है।
मतलब छोटी आंत का जो अग्रभाग होता है, जैसे ग्रहणी हो गया, ठीक है, और जीजूनम होता है, तो वहाँ तक क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। लेकिन जो इलियम होता है, लास्ट वाला पार्ट होता है, वहाँ पे अवशोषण की क्रिया होती है। अगला जो क्रम है हमारा, भोजन का स्वांगीकरण क्या होता है। तो स्वांगीकरण का मतलब है कि जो अवशोषित पदार्थों को रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। मतलब जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है उसको रुधिर वाहिनियाँ रुधिर के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचा देती हैं, जहां पर उनका उपयोग, माने जो पचित भोजन है उसका उपयोग शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन जैसे जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया जो होती है इसको कहते हैं स्वांगीकरण कहलाता है। तो बात समझ में आ रही होगी आपके कि जो भोजन का स्वांगीकरण है, स्वांगीकरण का मतलब ये है कि अवशोषित भोजन को हमने क्या है, विशेष अंगों तक पहुंचा दिया है। अब अवशोषित भोजन के माध्यम से शरीर में क्या होता है कि जो आवश्यक प्रोटीन है उसका क्या होता है, निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। अगला और हमारा पाचन की जो क्रिया का लास्ट जो चरण होता है वो मल त्याग या वही क्षेपण कहलाता है। तो देखो, अवशोषण और पाचन के पश्चात, अवशोषण और पाचन के पश्चात अनेक पदार्थ क्या होते हैं, अपचित रह जाते हैं, माने जिनका पाचन नहीं होता है। क्योंकि जो शरीर के लिए आवश्यक भोजन है उसका तो पाचन हो जाता है, जो और जिस भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं वो अपचित रह जाता है। तो जो भोजन अपचित रह जाता है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो मल त्याग या वही क्षेपण कहलाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है मल त्याग या वही क्षेपण, ये हमारी बड़ी आंत का होता है। तो बड़ी आंत का जो लास्ट वाला जो रेक्टम होता है, मलाशय होता है, तो मलाशय का जो एक गुदा द्वार होता है, मलाशय क्या होता है, बाहर गुदा द्वार द्वारा खुलता है। तो गुदा द्वार द्वारा क्या है, अपचित भोजन को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम मल त्याग या वही क्षेपण कहते हैं। तो देखिए ऐसे आप इसको लिखें, अवशोषण के पश्चात अनेक पदार्थ अपचित रह जाते हैं जिनका शरीर के अंदर रखना हानिकारक हो जाता है, अतः गुदा द्वार द्वारा इनका वही क्षेपण कर दिया जाता है। वही क्षेपण माने बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, पाचन की पूरी प्रक्रिया थी। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके हम पहले भी आगे के वीडियो पहले हम अपलोड कर चुके हैं, तो उनको क्रम से देखेंगे। पहले आप इन वीडियो को आप क्रम से देखते हैं तभी ये प्रक्रिया आपको पूरी समझ में आएगी। तो ध्यान से आप पहले पहला, दूसरा और 3 वीडियो अभी हम डाल चुके हैं पाचन प्रक्रिया के, तो 3 वीडियो को पहले अच्छे से देखें, फिर ये हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको इसकी पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। इससे संबंधित आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बताइए पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, उसको विस्तार से समझाइए, या मानव आहार नाल का डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइए। तो वो भी हमने पहले और दूसरे और तीसरे वीडियो में हम बता चुके हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से पहले नोट कर लीजिए।